नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपार रिक्वेस्ट से फिर से मैं लेके आया हूं क्विज का ये सेशन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सराहा, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। इसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। अगर आप लोगों को उसे देखना है तो आप मुझे प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। तो आज का क्विज में आपको कुल 20 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 3 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो चलिए इसको देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है कि सिम का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, पर सिम का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। वेरी गुड, सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी सही उत्तर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूर्ण रूप है। अब जब मोबाइल की बात आई है तो मोबाइल के क्षेत्र में 2 प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो CDMA, आपको पता होगा कि 2 प्रकार की सिम होती है। एक होती है CDMA सिम जो अब लगभग बंद सी हो गई है, और दूसरी है GSM सिम। तो आपको बताना है कि CDMA का फुल फॉर्म क्या है और GSM का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले बात करते हैं CDMA की। CDMA का फुल फॉर्म जो है वो है कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके अलावा GSM के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSMA का फुल फॉर्म है। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, वो आप लोग नॉर्मली यूज करते होंगे, वो होगा GPRS सिस्टम। GPRS का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। वेरी गुड, सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम था इंडियन रेगुलेटरी कमीशन, यानी सही उत्तर होगा इंडियन रेगुलेटरी कमीशन। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 यानी 1927 में इंग्लैंड में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन सहित थे, जिसके सर जॉन साइमन सहित कुल 7 सदस्य इसकी समिति में थे साइमन कमीशन के। इसे एक और नाम से जाना जाता था, वो था व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत के बम्बई में पहुंचा था। इसके अलावा साइमन कमीशन में एक और घटना हुई थी जो भारत के लिए बहुत दुखद थी। वो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी पड़ी, जिसमें कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1930 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं साइमन कमीशन से रिलेटेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल, यानी कि जिसे कालाहारी रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, डेजर्ट निम्नलिखित में से किस देश में है आपको बताना है। वेरी गुड, कालाहारी रेगिस्तान जो है वो है बोत्सवाना में। एक्चुअली ये जो फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, वो दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर की विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। सो इसे सही उत्तर होगा बोत्सवाना, कालाहारी रेगिस्तान। इसके अलावा कई रेगिस्तान और भी है विश्व में, जैसे अटाकामा कहाँ पे है, उत्तरी चिली में, गोवी कहाँ पे है, मंगोलिया एवं चाइना में, सोमाली है सोमालिया में, थार मरुस्थल है उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, काजाकुलम जो रेगिस्तान है वो उज्बेकिस्तान में है। अगला प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से है, अर्थशास्त्र से, कि स्टैगफ्लेशन शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। वेरी गुड, स्टैगफ्लेशन एक्चुअली में ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर ना होने के साथ साथ उच्च जो है मुद्रास्फीति दर हो जाती है। यानी इन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द इन्फ्लेशन रेट इज हाई, the economical growth rate is slow and the unemployment remain steadily high. This condition is known as stagflation in economics. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से किस देश को जाना जाता है। वेरी गुड, थाईलैंड को जाना जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथियों के देश के रूप में। इसके अलावा पूछा जाता है कि पैगोडा की भूमि किसे कही जाती है, म्यांमार को कही जाती है। हाथियों का देश किसे कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। लिली का देश कहा जाता है कनाडा को। पवित्र पर्वत कहा जाता है फुजियामा को।
पूर्व की मोती कहा जाता है सिंगापुर को, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, हजारों झीलों की भूमि कही जाती है फिनलैंड को, और उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद में विधायक जो विधेयक होते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये विधेयक है। विधेयक आमतौर पर किस समय पर पेश किया जाता है? वेरी गुड। संसद पर मुख्यतः विधेयक जो है वो भोजन अवकाश के तुरंत बाद पेश किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म आती है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है संसद के विधेयक के बारे में, कि शून्यकाल किसे कहा जाता है या शून्यकाल का समय क्या होता है। शून्यकाल एक्चुअली में संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है, यानी दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया रिसेंटली कि शून्यकाल का शुरुआत जो है वो किस देश में हुआ था, तो शून्यकाल की शुरुआत भारत में ही हुई थी। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है वो तारांकित प्रश्न के बारे में, कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर जो है वो मौखिक दिया जाता है। एक और प्रश्न होते हैं वो है अतारांकित प्रश्न, यानी इसका उल्टा, यानी कि जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य जो है लिखित चाहते हैं और उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? वेरी गुड। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध माने कि बिना किसी हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, और कोई वित्तीय या तो उपजीविका या तो व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देती है ये अनुच्छेद 19, जिसे कि स्वतंत्रता के अधिकार का गारंटी भी माना जाता है। इसके अलावा कुछ और अनुच्छेद यहाँ पे है, जैसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद 17 किस बारे में बात बताती है? अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताती है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताती है, इससे पहले उपाधियां मिलती थी उसका अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 19 तो मैंने बता ही दिया, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार के बारे में बताती है अनुच्छेद 20। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था किंतु 42वें संशोधन यानी संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल कर लिया गया? वेरी गुड दोस्तों। मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जो संविधान में अभी जो प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो इंक्लूड किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद आया था। इसके अलावा बता दूं कि हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का अवधि जो है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्ताकार यानी जो ग्रीन सर्कल होता है वो किस महाद्वीप का प्रतीक होता है? वेरी गुड। ओलंपिक खेलों के झंडे में जो हरा वृत्ताकार होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक होता है, यानी सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा कि ओलंपिक खेलों के झंडे में इस प्रकार के अलग अलग वृत्त होते हैं और अलग अलग वृत्त जो है अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाता है। नीला जो वृत्त है यानी जो सर्कल है वो यूरोप के लिए, पीला रंग एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया और ओशियान को दर्शाता है। साथ में जो लाल रंग है वो अमेरिका को प्रतिबिंबित करता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, कितने नंबर का ओलंपिक गेम है? तो नेक्स्ट नंबर का जो ओलंपिक है वो होने वाला है जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली है। जुलाई अगस्त के महीने में होने वाली है 2020 में। अभी कितने नंबर का ओलंपिक है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी?
वेरी गुड। सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अकबर ने अबसुदा जो था अबशुद को सीरी कलम, साथ में अकबर ने बिरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण का उपाधि भी प्रदान किया था। तो ये कुछ उपाधियां थी जो अकबर के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा जब बात अकबर की आई है तो अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना खां, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ये अकबर के नवरत्न थे। इसके अलावा जब बात बिरबल की आई है, बिरबल के बचपन के नाम बहुत बार पूछा जाता है। इसके बचपन का नाम था महेश दास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं थी। वेरी गुड। सम्राट हर्ष की रचनाओं में लीलावती नहीं आती है। सम्राट हर्ष ने रत्नावती, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। और लीलावती की बात करते हैं तो भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना किया, जो कि बीज गणित से संबंधित है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। वेरी गुड। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। यहाँ से कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा शब्द किसने सबसे पहले कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता तो मैंने बता दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद मिली थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो अल्फ्रेड जो हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर, उन्होंने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। अब आपके लिए यहां से एक प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा यानी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन किसमें होती है? इस्पात में, कच्चा लोहा जिसे पिग आयरन कहा जाता है, पिटवा लोहा या तो हलवा लोहा जिसे कास्ट आयरन कहा जाता है। तो सही उत्तर है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो है रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा में सबसे कम मात्रा में कार्बन पाई जाती है। अलग अलग कार्बन के परसेंटेज होते हैं जिसके आधार पर उसकी मजबूती या तो जंग लगना ये सब तय की जाती है। जो स्टील आता है वो लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन की रेंज में आती है, जबकि सबसे कम कार्बन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं रॉट आयरन में 0.2 से 0.3% होता है। ग्रे कास्ट आयरन में 1.7 से 4.5% तक होता है, जबकि पिग आयरन में 4% कार्बन होता है। व्हाइट कास्ट आयरन में 3.5% कार्बन होता है और ये कार्बन का परसेंटेज ही होता है जो कि उसकी मजबूती को तय करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है। ध्यान रखिए इसमें प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि विटामिन के बारे में। तो रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रोजन नामक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और एक तरह से माना जाए कि किस विटामिन की, तो विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का जो है वो जमता है। ये पूरी रक्त की संरचना है, किस प्रकार से ब्लड वेसल में व्हाइट ब्लड सेल और आरबीसी और प्लेटलेट्स फ्लो करती है, आप लोग देख सकते हैं। रक्त के बारे में 2-3 चीजें और पूछी जाती है कि मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच जो है 7.4 होता है और मानव शरीर के भार का लगभग 7% रक्त होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि महिलाओं में पुरुष की तुलना में ½ लीटर की रक्त की कमी होती है। रक्त 2 प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं, यानी 2 पदार्थ होते हैं मुख्यतः रक्त में। एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा जो होता है वो रुधिर अणु जिसे कि ब्लड कॉर्पुलेट्स कहा जाता है। अब एक चीज हमेशा प्रश्न में आता है या तो आपके दिमाग में भी आता होगा, ये जानना आपको जरूरी है कि आखिर रक्त का कार्य क्या होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण करने का कार्य करती है रक्त तथा शरीर के रोगों की रक्षा करती है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखने तथा घाव को भरने का कार्य करता है रक्त। रक्त का थक्का बनना O2 CO2 या तो पाचन या तो उत्सर्जी पदार्थ या तो हार्मोन का संवेग करने का कार्य करती है हमारी रक्त। और रक्त का थक्का बनने के लिए जो फाइब्रोजन है वो रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल जो एंथम है भारत की, वो पहली बार कब गाया गया था।
भारत का राष्ट्रीय गान यानी जिसे जनगण मन कहा जाता है वो 1911 में सबसे पहले गाया गया था। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा जब बात आई है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विशन नारायण धर ने की थी और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान जो है वो 52 सेकंड लगता है इसे गाने के लिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा है जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आखिर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी गुड, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई है तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य अधिकारी होते हैं। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई जी जो कि है आसाम से। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून है? तो आखिर में लैगून होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। पहले देखते हैं कि इनमें से कौन एक लैगून नहीं है। तो इनमें से कौन एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है वो एक लैगून नहीं है। बाकी सारी जो है अष्टमोदी, चिल्का और पुलिकट ये सब क्या है? लैगून है। लैगून एक्चुअली में समुद्र तल के निकट जो है लवण या खारी जल की एक झील है या तो जलाशय को कहते हैं, जो कि समुद्र से थोड़ा पृथक होता है लेकिन समुद्र का पानी इसमें आ जा सकता है। भारत में पूर्वी तट में उड़ीसा का चिल्का, नल्लोर के पुलिकट झील, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के जो कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, ये सारी जो है लैगून है। पर जो ये पेरियार जो झील है वो पेरियार झील कहाँ पे है? केरल में है और ये एक झील है जो कि मानव निर्मित है। तो ये एक झील है जो मानव निर्मित है, बाकी सारे क्या है? ये लैगून है। चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। वुल्लर झील कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि सात ताल झील कहाँ पे है? वो उत्तरांचल में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? वेरी गुड, पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को पहली बार जो है पद्मश्री दिया गया था और 1958 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नरगिस दत्त का मूल नाम क्या था? जैन बाई था। नरगिस दत्त पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। नरगिस दत्त राज्यसभा के सदस्य बनने वाली पहली अभिनेत्री थी और 20वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, भारत की विभाजन यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और भारत के स्वतंत्रता होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। तो ये सारे प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी, यानी संगम साहित्य किस भाषा में लिखी हुई है। संगम साहित्य की एक्चुअल भाषा थी तमिल। ये बहुत ही प्राचीन साहित्य है और संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी के ईसा पूर्व की 2री सदी के मध्य लिखा गया था और इसके रचना और संग्रह जो है पांडेय शासन द्वारा मदुरै में आयोजित 3 संगम के दौरान जो है वो लिखी गई है। संगम साहित्य तमिल का गौरव ग्रंथ कही जाती है। जीवन चिंतामणि जैन के संबंधित है और तमिल भाषा का शिल्पाधिकरण और मन्नी खलाई नामक जो है गौरव ग्रंथ हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न यहां से बनता है कि तमिल का बाइबल किसे कहा जाता है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या तो जिसे मुप्पाल कहा जाता है उसे तमिल का बाइबल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए।
क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअल में इससे कोई मुझे रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है या तो कोई पैसे मुझे नहीं मिलते हैं आपके लाइक से, पर मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए इसी प्रकार की सेशन अपलोड कर दिया करूँ ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सहायता प्रदान कर सके। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी बाकी वीडियोस आप नीचे लिंक से देख सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि संसार में पारे यानी कि मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? यूएसए, कनाडा, इटली या स्पेन? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। तो दोस्तों जल्द ही मैं कल लौटूंगा आपके लिए नए क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।